आइए अब बात करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पावर की दुनिया में ऊपर बैठे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और क्यों जरूरत से ज्यादा चमकना कई बार नुकसान का कारण बन जाता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि जब कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर काम करता है जो पोजीशन, पावर या अथॉरिटी में उससे ऊपर है, तो वहां टैलेंट दिखाने का तरीका बहुत मायने रखता है। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि काबिल बनना गलत है, बल्कि ये समझाया जा रहा है कि अपनी काबिलियत को कैसे और कब दिखाना है। अगर कोई इंसान अपने मास्टर से ज्यादा समझदार, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा शानदार दिखने लगता है, तो वो अनजाने में ही सामने वाले के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। इस चैप्टर की मेन बात यह है कि ज्यादातर पावरफुल लोग अंदर से पूरी तरह सिक्योर नहीं होते। बाहर से भले ही वो कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग दिखें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ये डर रहता है कि कोई उनकी जगह ना ही ले। जब कोई अंडर में काम करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा तारीफ, अटेंशन या सराहना पाने लगता है, तो मास्टर को ये लगने लगता है कि उसकी अहमियत कम हो रही है। यही पॉइंट इस चैप्टर का बेस है। यहां समझाया गया है कि मास्टर को हमेशा कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उसे ये लगना चाहिए कि वही सबसे ऊपर है, वही सबसे स्मार्ट है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे दिखाना चाहिए, तो ये सोच कई बार उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि पावर की दुनिया में लॉजिक से ज्यादा ईगो और फीलिंग्स काम करती हैं। इस चैप्टर में यह भी क्लियर किया गया है कि कई लोग गलती से ये मान लेते हैं कि मेहनत और टैलेंट अपने आप पहचान दिला देगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर मेहनत से किसी बड़े की शैडो छोटी होने लगे, तो वही मेहनत खतरा बन जाती है। यहां ये बात सामने आती है कि पावर हमेशा मेरिट को पसंद नहीं करती, बल्कि कंट्रोल को ज्यादा अहमियत देती है। एक और जरूरी आइडिया यह है कि मास्टर को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आपके बिना कुछ नहीं हो। उल्टा उसे यह लगना चाहिए कि आपकी वैल्यू उसी की वजह से है। जब कोई इंसान अपने मास्टर को ज्यादा ब्रिलियंट दिखाने में मदद करता है, उसकी इमेज को स्ट्रांग करता है, तब वो धीरे धीरे खुद भी सेफ पोजीशन में आ जाता है। यहां पावर डायरेक्ट लेने की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ती है। इस चैप्टर से जुड़ी एक आम गलतफहमी यह है कि लोग इसे चापलूसी या फेक बिहेवियर समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह चैप्टर झूठ बोलने या खुद को छोटा साबित करने की बात नहीं करता। यह सिर्फ इतना सिखाता है कि हर जगह अपना पूरा टैलेंट खोलकर रखना समझदारी नहीं होती। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और समझदारी से पेश आना, दोनों में फर्क है। एक और गलत समझ ये होती है कि अगर मैं पीछे रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन यहां बताया गया है कि कभी-कभी पीछे रहना स्ट्रैटेजी होती है, कमजोरी नहीं। जब तक पावर आपके हाथ में नहीं आती, तब तक पावरफुल लोगों को सुरक्षित महसूस कराना जरूरी होता है। रियल लाइफ में ये लॉ ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस, पॉलिटिक्स और यहां तक कि फैमिली स्ट्रक्चर में भी लागू होता है। जब बॉस के सामने टीम का कोई मेंबर ज्यादा हीरो बन जाता है, तो अक्सर वही सबसे पहले निशाने पर आता है। वही इंसान अगर बॉस को क्रेडिट दे, उसकी बात को आगे बढ़ाए और उसे सेंटर में रखे, तो वही इंसान लंबे समय तक टिकता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि पावर तुरंत नहीं ली जाती, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। अगर शुरुआत में ही कोई इंसान बहुत ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, तो गिरने का खतरा ज्यादा होता है। समझदारी इसमें है कि पहले सिस्टम को समझा जाए, लोगों की ईगो और फीलिंग्स को पढ़ा जाए और फिर सही समय आने पर खुद को आगे लाया जाए। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन गहरी सीख देता है। पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक गलती ये मान लेना है कि टैलेंट ही सब कुछ है। असल में टैलेंट के साथ साथ ये समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जो इंसान ये सीख लेता है कि कब चमकना है और कब नहीं, वही लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बना रहता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसमें हम जानेंगे कि दोस्ती और दुश्मनी असल जिंदगी में पावर और फैसलों को कैसे असर करती है और क्यों हर दोस्त भरोसे के लायक नहीं होता। ये चैप्टर इस सच्चाई पर फोकस करता है कि इंसान अक्सर अपने दोस्तों पर बिना सोचे समझे ज्यादा भरोसा कर लेता है। दोस्ती में इमोशन जुड़ा होता है, इसलिए दिमाग कई बार सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। इस चैप्टर का मकसद ये दिखाना है कि पावर और काम के मामलों में रिश्तों को बहुत केयरफुल तरीके से समझना जरूरी होता है। मुख्य आइडिया ये है कि दोस्त हमेशा उतने वफादार नहीं होते जितना हम सोचते हैं। दोस्त हमारे करीब होते हैं, हमारे राज जानते हैं, हमारी कमजोरियां देखते हैं। यही करीबीपन कई बार जलन और कंपैरिजन को जन्म देता है।
जब दोस्त देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, पावर में हो या फैसले ले रहे हो, तो उसके अंदर अनजाने में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। ये ईर्ष्या खुलकर सामने ना आए, लेकिन व्यवहार में दिखने लगती है। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि दोस्त अक्सर खुद को बराबर या ऊपर समझने लगते हैं। क्योंकि रिश्ता पुराना होता है तो वो लिमिट्स भूल जाते हैं। काम में ढीलापन, रिस्पेक्ट की कमी और ओवर एक्सपेक्टेशन यहीं से शुरू होते हैं। दोस्ती में एहसान और उम्मीदें जुड़ जाती हैं और यही चीज पावर के लिए खतरनाक बन जाती है। दूसरी तरफ दुश्मन का कॉन्सेप्ट अलग होता है। दुश्मन को पता होता है कि पहले टकराव रहा है। अगर दुश्मन को मौका दिया जाए तो उसके पास खुद को साबित करने की वजह होती है। वो ज्यादा अलर्ट रहता है, ज्यादा मेहनत करता है और धोखा देने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसके लिए भरोसा पाना आसान नहीं होता। ये चैप्टर ये नहीं कहता कि हर दुश्मन अच्छा होता है या हर दोस्त बुरा। असल बात बैलेंस की है। काम और पावर के मामलों में रिश्तों को इमोशन से नहीं, बिहेवियर और रिजल्ट से जज करना चाहिए। दोस्ती में अक्सर लोग काबिलियत से ज्यादा रिलेशन को तवज्जो देते हैं और यही गलती बन जाती है। एक आम गलतफहमी ये है कि जो इंसान हमारे साथ मुश्किल वक्त में रहा, वो हमेशा वफादार रहेगा। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान की जरूरतें भी बदलती हैं। ये चैप्टर समझाता है कि ग्रैटिट्यूड एक भारी बोझ बन सकता है। कई लोग एहसान को याद रखने की बजाय उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि दोस्ती को दोस्ती की जगह रहने देना बेहतर होता है। काम, पावर और जिम्मेदारी के मामलों में स्किल और डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। किसी को सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी देना क्योंकि वो दोस्त है, लंबे समय में नुकसान कर सकता है। दुश्मनों के मामले में ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल सोच देता है। अगर दुश्मन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा लॉयल साबित हो सकता है, क्योंकि उसके पास खोने को ज्यादा और पाने को कम होता है। उसे पता होता है कि एक गलती फिर से उसे बाहर कर सकती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन कड़ा सबक देता है। जिंदगी में हर रिश्ता बराबर नहीं होता। भरोसा आंख बंद करके नहीं, सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्ती दिल के लिए ठीक है, लेकिन पावर और फैसलों के लिए दिमाग ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है, वो कम धोखा खाता है और ज्यादा कंट्रोल में रहता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 3, कंसील योर इंटेंशंस। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि अपनी असली योजना और इरादों को हर किसी के सामने साफ साफ दिखाना क्यों नुकसानदायक हो सकता है, और कैसे समझदारी इसी में है कि इंसान अपने अगले कदम को थोड़ा ढका हुआ रखे। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि लोग आम तौर पर शब्दों और इशारों से दूसरों के इरादे समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि सामने वाला क्या चाहता है, तो वो या तो रास्ता रोकने की तैयारी कर लेता है या फिर अपने फायदे के हिसाब से गेम बदल लेता है। इसलिए ये लॉ कहता है कि अपने इरादों को पूरी तरह ओपन रखना अक्सर खुद के खिलाफ चला जाता है। यहाँ बात झूठ बोलने की नहीं है, बल्कि हर सच हर समय बताने की मजबूरी से बाहर निकलने की है। मुख्य आइडिया ये है कि इंसान को अपने एक्शंस और शब्दों के बीच थोड़ा गैप रखना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर बात सीधे कह देता है, तो वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है। प्रिडिक्टेबल होने का मतलब है कि लोग पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि अगला कदम क्या होगा। जैसे ही ये अंदाजा लग गया, सामने वाला कंट्रोल में आ जाता है। ये चैप्टर समझाता है कि साइलेंस, स्लो मूवमेंट और लिमिटेड जानकारी अक्सर ज्यादा ताकतवर होती है। ये भी बताया गया है कि लोग अक्सर ये गलत समझ लेते हैं कि क्लियर होना मतलब स्ट्रांग होना। असल में कई सिचुएशन में ज्यादा क्लियर होना खुद को एक्सपोज करने जैसा होता है। जब इरादे छुपे रहते हैं, तब सामने वाला कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूजन पावर का एक साइलेंट रूप है। लोग तब अपनी एनर्जी अंदाजे लगाने में खर्च करते हैं, ना कि आपको रोकने में। एक आम गलतफहमी ये होती है कि इरादे छुपाना मतलब मैनिपुलेटिव होना या नेगेटिव होना। इस चैप्टर में ये साफ किया जाता है कि हर इंसान अपने दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान करता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बिना सोचे सबको बता देता है और कोई सही समय तक अपने पास रखता है। ये खुद की सेफ्टी और कंट्रोल से जुड़ा हुआ स्किल है, न कि धोखे से। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीके से होता है। ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति अपनी हर अगली चाल बॉस और कलीग्स को पहले ही बता देता है, तो लोग या तो क्रेडिट छीन लेते हैं या रुकावटें खड़ी कर देते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर हर सोच बिना फिल्टर बाहर आ जाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये चैप्टर सिखाता है कि कब बोलना है और कब रुकना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये भी समझाया गया है कि इरादे छुपाने का मतलब हमेशा एक्टिव प्लान बनाना नहीं होता। कई बार सिर्फ न्यूट्रल दिखना, कम रिएक्ट करना और अपनी दिशा साफ ना करना ही काफी होता है।
जब सामने वाले को ये ना समझ आए कि आप किस ओर जा रहे हैं, तब आप ज्यादा फ्री होकर मूव कर पाते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत रिफ्लेक्शन देता है कि दुनिया हमेशा फेयर तरीके से नहीं चलती। हर इंसान अपने फायदे को देखता है। ऐसे में अपनी सोच और इरादों को संभाल कर रखना खुद के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा काम करता है। चुप्पी, धैर्य और सही समय तक इंतजार करना अक्सर ज्यादा सेफ और असरदार साबित होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। इसमें हम जानेंगे कि कम बोलने की आदत कैसे पावर, इम्पैक्ट और कंट्रोल बनाती है और ज्यादा बोलना कैसे बिना समझे अपनी ही पोजीशन कमजोर कर देता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं होते, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी स्टेटस और आपकी पकड़ को भी दिखाते हैं। जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है, तो वो अनजाने में अपने इंटेंशंस, अपनी कमजोरियां और अपनी लिमिट्स सबके सामने खोल देता है। इसके उलट जो इंसान कम बोलता है, वो सामने वाले के लिए एक तरह का मिस्ट्री बन जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, और जो समझ में नहीं आता, उसे लोग हल्के में नहीं लेते। इस चैप्टर का एक बड़ा आइडिया यह है कि ज्यादा बोलना अक्सर नर्वसनेस या खुद को साबित करने की कोशिश से आता है। जब इंसान को लगता है कि उसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ कहना ही है, तब वो ऐसे शब्द भी बोल देता है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। यही एक्स्ट्रा शब्द बाद में प्रॉब्लम बन जाते हैं। कभी कोई वादा बन जाता है, कभी कोई गलत इंप्रेशन, और कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी बातों पर कंट्रोल करने लगा है। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि इंसान चुप ही रहे या बातचीत से भागे। इसका मतलब है कि शब्द सोच समझ कर चुने जाएं। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में वजन हो। आपकी एक लाइन 10 लाइनों से ज्यादा असर डाल सकती है, अगर वो सही टाइम पर और सही टोन में कही जाए। ये चैप्टर यही समझाता है कि पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। एक और जरूरी बात यहाँ ये बताई जाती है कि ज्यादा बोलने से आप खुद को प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। लोग समझने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, अगला वाक्य क्या होगा और आपकी लिमिट कहाँ तक है। जैसे ही ये अंदाजा लग गया, सामने वाला कंट्रोल में आ जाता है। ये चैप्टर समझाता है कि साइलेंस, स्लो मूवमेंट और लिमिटेड जानकारी अक्सर ज्यादा ताकतवर होती है। ये भी बताया गया है कि लोग अक्सर ये गलत समझ लेते हैं कि क्लियर होना मतलब स्ट्रांग होना। असल में कई सिचुएशन में ज्यादा क्लियर होना खुद को एक्सपोज करने जैसा होता है। जब इरादे छुपे रहते हैं, तब सामने वाला कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूजन पावर का एक साइलेंट रूप है। लोग तब अपनी एनर्जी अंदाजे लगाने में खर्च करते हैं, न कि आपको रोकने में। एक आम गलतफहमी ये होती है कि इरादे छुपाना मतलब मैनिपुलेटिव होना या नेगेटिव होना। इस चैप्टर में ये साफ किया जाता है कि हर इंसान अपने दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान करता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बिना सोचे सबको बता देता है और कोई सही समय तक अपने पास रखता है। ये खुद की सेफ्टी और कंट्रोल से जुड़ा हुआ स्किल है, ना कि धोखे से। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल तरीके से होता है। ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति अपनी हर अगली चाल बॉस और कलीग्स को पहले ही बता देता है, तो लोग या तो क्रेडिट छीन लेते हैं या रुकावटें खड़ी कर देते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर हर सोच बिना फिल्टर बाहर आ जाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये चैप्टर सिखाता है कि कब बोलना है और कब रुकना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये भी समझाया गया है कि इरादे छुपाने का मतलब हमेशा एक्टिव प्लान बनाना नहीं होता। कई बार सिर्फ न्यूट्रल दिखना, कम रिएक्ट करना और अपनी दिशा साफ ना करना ही काफी होता है। जब सामने वाले को ये ना समझ आए कि आप किस ओर जा रहे हैं, तब आप ज्यादा फ्री होकर मूव कर पाते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत रिफ्लेक्शन देता है कि दुनिया हमेशा फेयर तरीके से नहीं चलती। हर इंसान अपने फायदे को देखता है। ऐसे में अपनी सोच और इरादों को संभाल कर रखना खुद के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा काम करता है। चुप्पी, धैर्य और सही समय तक इंतजार करना अक्सर ज्यादा सेफ और असरदार साबित होता है। आइए बात करते हैं चैप्टर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। इसमें हम जानेंगे कि कम बोलने की आदत कैसे पावर, इम्पैक्ट और कंट्रोल बनाती है, और ज्यादा बोलना कैसे बिना समझे अपनी ही पोजीशन कमजोर कर देता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं होते, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी स्टेटस और आपकी पकड़ को भी दिखाते हैं। जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है, तो वो अनजाने में अपने इंटेंशन, अपनी कमजोरियां और अपनी लिमिट्स सबके सामने खोल देता है। इसके उलट जो इंसान कम बोलता है, वो सामने वाले के लिए एक तरह का मिस्ट्री बन जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, और जो समझ में नहीं आता, उसे लोग हल्के में नहीं लेते। इस चैप्टर का एक बड़ा आइडिया यह है कि ज्यादा बोलना अक्सर नर्वसनेस या खुद को साबित करने की कोशिश से आता है।
जब इंसान को लगता है कि उसे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ कहना ही है, तब वो ऐसे शब्द भी बोल देता है जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। यही एक्स्ट्रा शब्द बाद में प्रॉब्लम बन जाते हैं। कभी कोई वादा बन जाता है, कभी कोई गलत इंप्रेशन, और कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी बातों पर कंट्रोल करने लगा है। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि इंसान चुप ही रहे या बातचीत से भागे। इसका मतलब ये है कि शब्द सोच समझ कर चुने जाएं। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में वजन हो। आपकी एक लाइन 10 लाइनों से ज्यादा असर डाल सकती है अगर वो सही टाइम पर और सही टोन में कही जाए। ये चैप्टर यही समझाता है कि पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। एक और जरूरी बात यहां ये बताई जाती है कि ज्यादा बोलने से आप खुद को प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। लोग समझने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, अगला वाक्य क्या होगा और आपकी लिमिट कहां तक है। जैसे ही आप प्रिडिक्टेबल होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके उलट साइलेंस और लिमिटेड स्पीच सामने वाले को कंफ्यूज रखती है, और वही कंफ्यूजन आपकी पावर बन जाती है। इस चैप्टर में यह भी क्लियर किया गया है कि कई लोग ईमानदारी को ज्यादा बोलने से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ कह देना ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन रियल लाइफ में हर सच हर जगह बोलना समझदारी नहीं होता। कई बार जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना खुद को कमजोर दिखाने जैसा हो जाता है। कम शब्दों में बात रखना आपको ज्यादा कंट्रोल देता है कि सामने वाला क्या समझे और कितना समझे। एक कॉमन गलतफहमी यह है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा स्मार्ट लगता है। असल में अक्सर इसका उल्टा होता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान कई बार ओवर कॉन्फिडेंट या इम्पल्सिव दिखता है। वहीं जो सोचकर बोलता है, पॉज लेता है और जरूरत ना हो तो चुप रहता है, वो ज्यादा मैच्योर और स्ट्रांग माना जाता है। रियल लाइफ में इस आइडिया का इस्तेमाल हर जगह होता है। मीटिंग्स में, रिलेशनशिप्स में, नेगोशिएशन में, और यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी। जब आप हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते, हर साइलेंस को भरने की कोशिश नहीं करते, तो आप अनजाने में सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देते हैं, और जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा एक्सपोज होता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि साइलेंस हमेशा अजीब नहीं होता। कई बार साइलेंस ही सबसे स्ट्रांग स्टेटमेंट होता है। जब आप बिना वजह कुछ नहीं कहते, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। आपके शब्द कम होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ के साथ खत्म होता है कि पावर हमेशा शोर से नहीं आती। कई बार असली ताकत कंट्रोल में होती है, और कंट्रोल की शुरुआत जुबान से होती है। जरूरत से कम बोलना कोई चाल नहीं, बल्कि एक समझदारी भरी आदत है, जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी मौजूदगी और आपकी पकड़ को मजबूत बनाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपनी जान की तरह संभाल कर रखो। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि रेपुटेशन सिर्फ लोगों की राय नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की पावर होती है। ये चैप्टर दिखाता है कि समाज, कामकाज और रिश्तों में लोग पहले तुम्हारी सच्चाई नहीं, बल्कि तुम्हारी इमेज देखते हैं। इसी इमेज के आधार पर लोग भरोसा करते हैं, मौके देते हैं या दूरी बना लेते हैं। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि रेपुटेशन धीरे धीरे बनती है, लेकिन बहुत जल्दी खराब हो सकती है। एक बार अगर किसी इंसान की छवि कमजोर पड़ जाती है, तो उसके शब्द, उसकी सफाई और उसकी मेहनत भी कम असर करने लगती है। वहीं अगर रेपुटेशन मजबूत हो, तो छोटी गलतियां भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए रेपुटेशन को सिर्फ नाम या शोहरत समझना एक बड़ी गलती है। मुख्य आइडिया यह है कि रेपुटेशन दूसरों के दिमाग में बैठी एक कहानी होती है। ये कहानी तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी कंसिस्टेंसी से बनती है। लोग हर समय तुम्हें गहराई से नहीं देखते, वे आसान शॉर्टकट लेते हैं। वे लेबल लगाते हैं। कोई भरोसेमंद है, कोई चालाक है, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है। एक बार लेबल लग गया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर ये भी बताता है कि रेपुटेशन असल में तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए काम करती है। जब तुम कमरे में नहीं होते, तब भी तुम्हारा नाम चलता है। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, राय बनाते हैं और उसी आधार पर फैसले लेते हैं। इसलिए रेपुटेशन को हल्के में लेना अपने ही खिलाफ खेलना होता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। लोग वही मानते हैं जो उन्हें साफ दिखता है या जो पहले से सुना हुआ होता है। अगर कोई गलत इमेज फैल गई, तो सिर्फ चुप रहकर या इंतजार करके वो ठीक नहीं होती।
चैप्टर ये भी साफ करता है कि रेपुटेशन बचाने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को खुश किया जाए। इसका मतलब है कि अपनी सीमाएं समझी जाएं। किस बात पर बोलना है, किस बात पर चुप रहना है, किस लड़ाई में उतरना है और किसे छोड़ देना है, ये सब रेपुटेशन से जुड़ा होता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार बहस जीत कर भी इमेज हार जाती है। एक और जरूरी बात यह समझाई जाती है कि रेपुटेशन पर हमला अक्सर सीधे नहीं होता। लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, शक पैदा करते हैं, छोटे छोटे सवाल उठाते हैं। अगर समय रहते इन संकेतों को ना समझा जाए तो धीरे धीरे पूरी इमेज कमजोर हो सकती है। इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना भी नुकसानदायक हो सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रेपुटेशन बनाने के लिए ओवर एक्सप्लेन करना या खुद की तारीफ करना अक्सर उल्टा असर करता है। शांत, स्थिर और कंसिस्टेंट व्यवहार ज्यादा भरोसा पैदा करता है। जब इंसान कम बोलता है और काम साफ रखता है तो उसकी छवि अपने आप मजबूत होती है। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। काम की जगह पर अगर किसी की रेपुटेशन भरोसेमंद की हो तो उस पर जिम्मेदारी जल्दी दी जाती है। बिजनेस में लोग पहले नाम देखते हैं, फिर प्रोडक्ट। रिश्तों में भी अगर किसी की इमेज स्टेबल हो तो लोग मुश्किल समय में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। चैप्टर ये भी समझाता है कि अगर कभी रेपुटेशन पर चोट लग जाए तो उसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर आरोप का जवाब दिया जाए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कब चुप रहना सही है और कब साफ स्टैंड लेना जरूरी है। गलत समय पर चुप्पी भी कमजोरी समझी जा सकती है। आखिर में यह चैप्टर एक शांत लेकिन मजबूत बात कहता है। रेपुटेशन कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये लंबे समय का निवेश है। इसे रोजमर्रा के छोटे फैसलों से संभालना पड़ता है। एक बार अगर ये टूट गई तो सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए उसे दोबारा बनाने के लिए। इसलिए जो लोग लंबे समय तक स्थिर और मजबूत रहना चाहते हैं, उनके लिए रेपुटेशन को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसका नाम है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि लोगों का ध्यान कैसे काम करता है और क्यों पावर, पहचान और असर बनाने के लिए ध्यान में रहना इतना जरूरी होता है। यहाँ ये साफ किया जाता है कि अगर कोई इंसान नज़र से बाहर है तो धीरे धीरे उसका असर भी कम होने लगता है, चाहे उसमें कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। इस चैप्टर का मूल विचार ये है कि दुनिया में लोग हमेशा वही चीज देखते हैं जो सामने दिखती है। इंसान का दिमाग शांति से काम करने वाली चीजों को अक्सर इग्नोर कर देता है, लेकिन जो चीज अलग, थोड़ी चौंकाने वाली या चर्चा में रहने वाली होती है, वही याद रहती है। इसलिए अटेंशन सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक तरह की ताकत है। जब लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो इंसान जिंदा रहता है सिस्टम में। जब लोग बात करना बंद कर देते हैं, तब असली गिरावट शुरू होती है। यहाँ एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि नेगेटिव अटेंशन और नो अटेंशन में फर्क होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आलोचना या विवाद से दूर रहना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में बताया जाता है कि पूरी तरह अनदेखा होना सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अगर लोग किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो भी वो व्यक्ति चर्चा में है, और चर्चा अपने आप में पावर देती है। चुप्पी और गुमनामी धीरे धीरे किसी की पहचान को मिटा देती है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अच्छा काम अपने आप नोटिस हो जाएगा। ये चैप्टर साफ करता है कि दुनिया इतनी फेयर नहीं होती। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है अगर वो मेहनत दिख नहीं रही है। कई लोग बहुत काबिल होते हैं, लेकिन क्योंकि वे खुद को सामने नहीं लाते, लोग उन्हें भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग कम काबिल होने के बावजूद सही समय पर सही तरीके से अटेंशन खींच लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि इंसान को नकली या झूठा बनना चाहिए। यहां यह समझाया जाता है कि अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करना जरूरी है। कैसे दिखना है, कब दिखना है और किस वजह से लोग ध्यान दें, ये सब सोच समझकर किया जाना चाहिए। बिना सोचे समझे अटेंशन लेने की कोशिश उल्टा भी पड़ सकती है। इसलिए अटेंशन के साथ समझदारी भी जरूरी है। रियल लाइफ में इसका असर हर जगह दिखता है। ऑफिस में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनका काम दिखता है और जिनकी मौजूदगी महसूस होती है। सोशल मीडिया पर वही लोग प्रभाव बनाते हैं जो लगातार लोगों के सामने रहते हैं। बिजनेस में ब्रांड वही चलता है जो लोगों के दिमाग में बना रहता है। यहां तक कि रिश्तों में भी जो इंसान अपनी मौजूदगी दिखाता है वही याद रखा जाता है। इस चैप्टर के आखिर में एक शांत सा विचार सामने आता है कि ध्यान अपने आप नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। लेकिन ये बनावट दिखावटी नहीं होनी चाहिए। इंसान को यह समझना होता है कि दुनिया कैसे देखती है और उसी समझ के साथ अपनी जगह बनानी होती है।
जब कोई व्यक्ति सही तरीके से लोगों के ध्यान में रहता है तो उसके शब्दों और कामों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यही इस नियम का असली मतलब है। आइए अब बात करते हैं लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट की। इस लॉ में ये समझने की कोशिश की जाती है कि पावर सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही तरह से काम को इस्तेमाल करने से आती है। इस लॉ का मकसद ये नहीं है कि खुद कुछ भी न किया जाए, बल्कि ये समझना है कि कब, कैसे और किसके साथ मिलकर काम किया जाए ताकि रिजल्ट ज्यादा असरदार हों। ये लॉ बताता है कि इतिहास में और आज की दुनिया में भी जो लोग सबसे आगे दिखते हैं, उन्होंने हमेशा सारा काम खुद नहीं किया होता। उन्होंने दूसरों की स्किल, टाइम और एक्सपीरियंस को सही तरह से इस्तेमाल किया होता है। ऐसा करने से वे खुद बड़े फैसलों पर ध्यान दे पाते हैं और उनकी एनर्जी सही जगह लगती है। यहाँ ये साफ किया जाता है कि अगर कोई इंसान हर छोटा काम खुद करने लगे तो वो धीरे धीरे थक जाता है और उसकी सोच सीमित हो जाती है। इस लॉ का एक मुख्य विचार ये है कि ज्यादातर लोग क्रेडिट को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि जिसने ज्यादा मेहनत की वही आगे आएगा, लेकिन पावर की दुनिया में अक्सर ऐसा नहीं होता। यहाँ जो इंसान रिजल्ट को सही तरह से प्रेजेंट करता है वही याद रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को धोखा दिया जाए, बल्कि ये समझना है कि लीडर वही होता है जो अलग अलग ताकतों को जोड़कर एक साफ दिशा दे सके। एक आम गलतफहमी ये होती है कि दूसरों से काम करवाना आलस या कमजोरी की निशानी है, लेकिन इस लॉ में बताया गया है कि यह सोच गलत है। असल में ये स्ट्रैटेजी की निशानी है। जो इंसान खुद को हर काम में उलझा लेता है वो ऊपर उठने के मौके खो देता है। वहीं जो इंसान सही लोगों को सही काम देता है वो खुद बड़ी तस्वीर देख पाता है। ये लॉ ये भी समझाता है कि जब कोई इंसान दूसरों के काम का फायदा उठाता है तो उसे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर ये काम खुले तौर पर और बेईमानी से किया जाए तो लोग नाराज हो सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ चालाकी और संतुलन की जरूरत होती है। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि वे भी इस सिस्टम का हिस्सा है और उन्हें भी फायदा मिल रहा है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। ऑफिस, बिजनेस या किसी प्रोजेक्ट में हर काम खुद करने की बजाय टीम बनाना ज्यादा असरदार होता है। जो इंसान हर चीज पर खुद कंट्रोल रखना चाहता है वो धीरे धीरे बोझ में दब जाता है, लेकिन जो इंसान सही टैलेंट को पहचान कर उसे इस्तेमाल करता है वो खुद ज्यादा आगे बढ़ता है। ये लॉ ये भी सिखाता है कि पुराने आइडियाज, रिसर्च और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई आइडिया पूरी तरह नया हो। जो लोग पुराने काम को समझकर उसे नए तरीके से पेश करते हैं वही ज्यादा असर छोड़ते हैं। यह असली ताकत समझ और प्रेजेंटेशन में होती है। अंत में ये लॉ बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि पावर पाने का मतलब खुद को थकाना नहीं है। पावर का मतलब है अपनी एनर्जी को बचाकर सही दिशा में लगाना। जब इंसान दूसरों की ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करता है और खुद को फैसले लेने वाली जगह पर रखता है, तब उसका असर लंबे समय तक रहता है। यही इस लॉ की असली सीख है कि स्मार्ट काम हमेशा हार्ड काम से आगे निकल जाता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि पावर का इस्तेमाल हमेशा आगे बढ़कर करने की जरूरत नहीं होती। कई बार असली कंट्रोल तब आता है जब दूसरे लोग खुद आपकी तरफ आने को मजबूर हो जाते हैं। ये चैप्टर इस आइडिया के बारे में है कि इंसान की नेचर कैसी होती है। ज्यादातर लोग अपने फायदे, अपनी जरूरत और अपनी इच्छा से चलते हैं। अगर आप हर बार खुद आगे जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, दबाव बनाएंगे या जबरदस्ती करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसा माहौल बना दें कि सामने वाला खुद आपको ढूंढे, खुद आपसे बात करना चाहे, तो पावर अपने आप आपके हाथ में आ जाती है। इस चैप्टर का मेन आइडिया यह है कि इंसान को खींचने के लिए लालच या बेट का इस्तेमाल किया जाता है। बेट का मतलब कोई धोखा नहीं है। बेट का मतलब है ऐसा ऑफर, ऐसा मौका या ऐसा फायदा दिखाना जो सामने वाले की जरूरत से जुड़ा हो। जब इंसान को लगता है कि उसे कुछ मिलने वाला है तो वो खुद आगे बढ़ता है। यहां आप पीछे रहते हैं लेकिन कंट्रोल आपके पास होता है। एक और जरूरी बात यह बताई जाती है कि जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। लोग वही चीज ज्यादा चाहते हैं जो आसानी से न मिले। अगर आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर जगह खुद को पेश करते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे रहते हैं, लिमिट बनाते हैं और खुद को सेंटर में नहीं लाते, तब लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं।
इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि पावर का मतलब आक्रामक होना नहीं है। पावर का मतलब है सिचुएशन को इस तरह सेट करना कि दूसरा इंसान अपने फैसले खुद ले, लेकिन वो फैसले आपके फेवर में हो। जब सामने वाला ये महसूस करता है कि वो खुद चुन रहा है, तब उसे कंट्रोल होने का एहसास नहीं होता। एक कॉमन गलतफहमी ये होती है कि अगर हम सामने वाले को बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन हकीकत में अक्सर उल्टा होता है। जब आप सही बेट रखते हैं, सही वैल्यू दिखाते हैं, तो मौके खुद आपके पास आते हैं। यहाँ बेट का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी है। आप ये समझते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसी के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये तरीका चालाकी या मैनिपुलेशन है, लेकिन ये असल में इंसानी साइकोलॉजी को समझने की बात है। हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है। अगर आप उस फायदे को पहचान लेते हैं और उसके साथ अपने गोल को अलाइन कर देते हैं, तो टकराव की जरूरत नहीं पड़ती। रियल लाइफ में ये लॉ कई जगह काम करता है। काम की जगह पर, रिश्तों में या किसी भी टीम में अगर बार बार समझाने और बहस करने की जरूरत पड़ रही है, तो शायद तरीका गलत है। जब इंसान शांत रहकर अपने काम से कंसिस्टेंसी दिखाता है, तो धीरे धीरे वही लोग भी मानने लगते हैं जो पहले विरोध कर रहे थे। ये लॉ ये भी सिखाता है कि हर इंसान हर बात को तुरंत नहीं समझ सकता। कुछ लोगों को अनुभव से सीखने की जरूरत होती है, शब्दों से नहीं। ऐसे में बहस करने की बजाय स्थिति को वैसे ही आगे बढ़ने देना ज्यादा समझदारी होती है। समय और नतीजे खुद शिक्षक बन जाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि बहस अक्सर दुश्मनी बढ़ाती है, जबकि एक्शन सम्मान बढ़ाता है। जो इंसान बिना शोर किए काम करता है, उसके लिए विरोध करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग धीरे धीरे उसकी क्षमता को स्वीकार करने लगते हैं। अंत में ये लॉ बहुत शांति से ये सिखाता है कि असली ताकत खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि नतीजे देने में होती है। जो इंसान अपने एक्शंस पर भरोसा करता है, उसे हर किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम जब साफ बोलता है, तो बहस अपने आप खत्म हो जाती है। यही इस लॉ की असली सीख है कि शब्दों से नहीं, अपने काम से जीतना सबसे मजबूत जीत होती है। आइए अब बात करते हैं लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट की। इस लॉ में यह समझने की कोशिश की जाती है कि बहस जीतना अक्सर इंसान को सही साबित तो कर देता है, लेकिन रिश्तों, भरोसे और असर को कमजोर कर देता है। यहाँ यह सिखाया जाता है कि अगर किसी स्थिति में सच में जीत चाहिए, तो शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम और नतीजों से जीतना ज्यादा असरदार होता है। इस लॉ का मुख्य विचार यह है कि बहस इंसान के अहंकार को छूती है। जब कोई इंसान किसी बहस में हारता है, तो वो सिर्फ विचार नहीं हारता, उसका सम्मान भी आहत होता है। ऐसे में चाहे तर्क कितना भी सही क्यों न हो, सामने वाला उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। बहस अक्सर लोगों को रक्षात्मक बना देती है, और जैसे ही कोई रक्षात्मक होता है, वो सीखने या मानने की स्थिति में नहीं रहता। यहाँ ये भी बताया गया है कि लोग अपनी राय से ज्यादा अपनी इमेज को बचाने में लगे रहते हैं। जब किसी को खुले तौर पर गलत साबित किया जाता है, तो उसके अंदर विरोध पैदा होता है। वो अंदर ही अंदर वही काम करने की ठान लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस तरह बहस जीतकर भी इंसान असल में हार जाता है। इस लॉ में ये साफ किया गया है कि एक्शन चुपचाप काम करता है। जब इंसान अपने काम से कुछ साबित करता है, तो सामने वाले को बहस करने का मौका ही नहीं मिलता। नतीजे अपने आप बोलते हैं। लोग जो सुनने को तैयार नहीं होते, वही लोग देखकर समझने लगते हैं। इसलिए एक्शन ज्यादा भरोसेमंद और स्थायी असर छोड़ता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर बहस नहीं की, तो लोग समझेंगे कि हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन इस लॉ में बताया गया है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी हो सकती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार जवाब न देना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। ये भी समझाया गया है कि बहस अक्सर समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इंसान अपनी ताकत ये साबित करने में लगा देता है कि वो सही है, बजाय इसके कि वो सही काम करे। जब वही ऊर्जा एक्शन में लगाई जाती है, तो रिजल्ट खुद लोगों की सोच बदल देता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। काम की जगह पर, रिश्तों में या किसी भी टीम में अगर बार बार समझाने और बहस करने की जरूरत पड़ रही है, तो शायद तरीका गलत है। जब इंसान शांत रहकर अपने काम से कंसिस्टेंसी दिखाता है, तो धीरे धीरे वही लोग भी मानने लगते हैं जो पहले विरोध कर रहे थे। ये लॉ ये भी सिखाता है कि हर इंसान हर बात को तुरंत नहीं समझ सकता। कुछ लोगों को अनुभव से सीखने की जरूरत होती है, शब्दों से नहीं। ऐसे में बहस करने की बजाय स्थिति को वैसे ही आगे बढ़ने देना ज्यादा समझदारी होती है। समय और नतीजे खुद शिक्षक बन जाते हैं।
एक और जरूरी बात यह है कि बहस अक्सर दुश्मनी बढ़ाती है, जबकि एक्शन सम्मान बढ़ाता है। जो इंसान बिना शोर किए काम करता है, उसके लिए विरोध करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग धीरे धीरे उसकी क्षमता को स्वीकार करने लगते हैं। अंत में ये लॉ बहुत शांति से ये सिखाता है कि असली ताकत खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि नतीजे देने में होती है। जो इंसान अपने एक्शंस पर भरोसा करता है, उसे हर किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम जब साफ बोलता है तो बहस अपने आप खत्म हो जाती है। यही इस लॉ की असली सीख है कि शब्दों से नहीं, अपने काम से जीतना सबसे मजबूत जीत होती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10 की, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इसमें हम जानेंगे कि लोगों की भावनाएं, उनका नेचर और उनकी हालत कैसे धीरे धीरे दूसरों पर असर डालती है, और क्यों कुछ लोगों से दूरी बनाना समझदारी होती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि अनहैप्पी और अनलकी लोग सिर्फ खुद ही परेशान नहीं होते, बल्कि अपनी परेशानी, नेगेटिव सोच और बेबसी का एहसास आसपास के लोगों में भी फैला देते हैं। यहाँ इन्फेक्शन शब्द का मतलब बीमारी से नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल असर से है। जैसे किसी के साथ ज्यादा समय बिताने पर उसकी सोच और मूड धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगता है, वैसे ही अनहैप्पी लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। इस चैप्टर की एक मेन आइडिया यह है कि अनहैप्पी लोग अक्सर खुद को पीड़ित मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो भी गलत हुआ है वो उनकी गलती नहीं है, बल्कि दुनिया, हालात या दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। ऐसी सोच उन्हें लगातार शिकायत करने वाला बना देती है। जब कोई इंसान हर बात में प्रॉब्लम देखता है, तो उसका दिमाग सॉल्यूशन की जगह परेशानी पर अटक जाता है। यही आदत आसपास के लोगों में भी फैलने लगती है। दूसरी अहम बात यह है कि अनलकी लोग अक्सर बिना जाने दूसरों से एनर्जी, टाइम और फोकस खींच लेते हैं। उनकी लाइफ में चीजें गलत होती रहती हैं और वे हर समय सहारे की तलाश में रहते हैं। शुरुआत में दया आती है, मदद करने का मन करता है, लेकिन धीरे धीरे ये मदद बोझ बनने लगती है। इंसान खुद की ग्रोथ भूलकर दूसरे की समस्याओं में फंस जाता है। यहां एक गलतफहमी अक्सर होती है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना मतलब हार्टलेस होना, लेकिन ये चैप्टर समझाता है कि ये क्रूरता नहीं, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन है। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मेंटल कंडीशन और एनर्जी को संभाले। अगर कोई इंसान लगातार नेगेटिव माहौल में रहेगा, तो उसका खुद का बैलेंस बिगड़ना तय है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अनहैप्पी लोग हमेशा साफ साफ अनहैप्पी नहीं दिखते। कई बार वे मजाक के पीछे शिकायत छुपाते हैं या बार बार खुद को अनलकी साबित करने वाली कहानियां सुनाते हैं। वे हर अच्छे मौके में भी कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं। धीरे धीरे ये आदत नॉर्मल लगने लगती है, और यही सबसे खतरनाक बात है। रियल लाइफ में इसका असर वर्क प्लेस, दोस्ती और फैमिली हर जगह दिखता है। ऑफिस में ऐसा इंसान पूरी टीम का मूड डाउन कर सकता है। घर में ऐसा माहौल हो तो मोटिवेशन और शांति दोनों कम हो जाती है। दोस्ती में ये रिलेशन एक तरफा बन जाता है, जहां एक ही इंसान हमेशा देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता है। ये चैप्टर ये नहीं कहता कि हर दुखी इंसान से भाग जाओ। फर्क है टेम्पररी परेशानी और परमानेंट नेगेटिविटी में। जो इंसान खुद सुधारना चाहता है, जिम्मेदारी लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो अनहैप्पी नहीं, बल्कि स्ट्रगलिंग होता है। असली इन्फेक्शन वहां होता है जहां इंसान अपनी हालत को पहचानने से भी मना कर देता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन जरूरी सीख देता है। इंसान जिस माहौल में रहता है, वैसा ही बनता चला जाता है। अगर आसपास लगातार शिकायत, डर और हार की बातें होंगी, तो दिमाग भी वही सीख लेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों के करीब रहा जाए जो खुद जिम्मेदारी लेते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी और अनलकी लोगों से दूरी बनाना दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद की दिशा और संतुलन को सुरक्षित रखना है। आइए अब बात करते हैं लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू की। इस लॉ में यह समझाया जाता है कि पावर अक्सर सीधे कंट्रोल से नहीं, बल्कि जरूरत और वैल्यू से बनती है। यहां यह दिखाया जाता है कि जब लोग किसी की स्किल, नॉलेज या फैसलों पर भरोसा करने लगते हैं, तब एक तरह की निर्भरता बनती है, और वही निर्भरता रिश्तों में स्थिरता और प्रभाव लाती है। ये लॉ बताता है कि हर इंसान अपने फायदे और सुरक्षा के लिए दूसरों पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम, जानकारी या समाधान के लिए बार बार एक ही जगह लौटता है, तो वो रिश्ता मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कमजोर बनाया जाए, बल्कि ये कि अपनी उपयोगिता को साफ और लगातार बनाए रखा जाए। जब लोग ये महसूस करते हैं कि बिना किसी के उनका काम रुक सकता है, तब वे उस व्यक्ति को महत्व देने लगते हैं।
इस लॉ का मुख्य विचार यह है कि अपनी ताकत को साझा करते समय संतुलन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सब कुछ सिखा देता है और खुद को अनावश्यक बना देता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति जरूरी जानकारी और स्किल को समझदारी से इस्तेमाल करता है तो लोग उससे जुड़े रहना चाहते हैं। यहां यह भी साफ किया गया है कि जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता देना कई बार रिश्तों को कमजोर कर देता है, क्योंकि तब कोई कारण नहीं बचता जुड़ाव का। एक आम गलतफहमी यह होती है कि निर्भरता हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन इस लॉ में बताया गया है कि हेल्दी निर्भरता हर सिस्टम में होती है। ऑफिस, बिजनेस या टीम में हर रोल किसी न किसी पर निर्भर होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है और दूसरों के लिए काम आसान बनाता है, तब लोग स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करने लगते हैं। ये लॉ ये भी समझाता है कि मदद करते समय सीमाएं तय करना जरूरी है। अगर कोई हर बार बिना सोचे मदद करता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर मदद सोच समझकर और सही समय पर दी जाए तो उसकी कद्र बढ़ती है। इससे व्यक्ति की पोजीशन मजबूत होती है और लोग उसकी मौजूदगी को जरूरी मानते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। काम में भरोसेमंद होना, फैसलों में साफ होना और समस्याओं का समाधान देना व्यक्ति को जरूरी बनाता है। जब लोग ये जानते हैं कि किसी खास स्थिति में वही व्यक्ति सबसे सही मदद दे सकता है, तब वो अपने आप केंद्र में आ जाता है। अंत में ये लॉ ये सिखाता है कि पावर जबरदस्ती से नहीं टिकती, वो तब टिकती है जब लोग खुद जुड़ना चाहते हैं। अपनी वैल्यू को समझना, उसे बनाए रखना और उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ही इस लॉ की असली सीख है। जब निर्भरता सम्मान और भरोसे के साथ बनती है, तब रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। आइए अब बात करते हैं लॉ 12, सेलेक्टिव ईमानदारी और दरियादिली का इस्तेमाल करके सामने वाले को निहत्था कैसे किया जाए। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कब और कैसे थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी जेनरोसिटी लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि हर समय पूरी ईमानदारी दिखाना जरूरी नहीं होता, लेकिन सही मौके पर दिखाई गई ईमानदारी बहुत ताकतवर बन जाती है। यहाँ आइडिया ये नहीं है कि हमेशा सच बोलो या हमेशा झूठ बोलो, बल्कि ये समझना है कि कब सच बोलना तुम्हारे पक्ष में जाता है। जब लोग लगातार मैनिपुलेशन, कंपटीशन और हिडन इंटेंशन से भरी दुनिया में रहते हैं, तब अचानक दिखाई गई ऑनेस्टी उन्हें चौंका देती है। यही शौक उनकी गार्ड को नीचे लाता है। इस चैप्टर का एक मुख्य कॉन्सेप्ट है सेलेक्टिव ऑनेस्टी। इसका मतलब यह है कि तुम हर बात नहीं बताते, लेकिन जो बात बताते हो वो सोच समझकर और सही समय पर बताते हो। जब कोई व्यक्ति खुद की कोई छोटी कमजोरी या गलती मान लेता है तो सामने वाला उसे ज्यादा भरोसेमंद मानने लगता है। ये भरोसा धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम कर देता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि जो इंसान अपनी कमी मान सकता है वो धोखा कैसे दे सकता है। दूसरा बड़ा आइडिया है जेनरोसिटी, यानी सीमित दरियादिली। यहाँ जेनरोसिटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लुटा दिया जाए। इसका मतलब है छोटे छोटे जेस्चर्स, मदद या रिसोर्सेज देना जो सामने वाले को ये फील कराए कि तुम सेल्फलेस हो। जब कोई बिना मांगे कुछ देता है तो सामने वाले के अंदर नेचुरली ग्रैटिट्यूड और ऑब्लिगेशन पैदा होती है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत गहरा होता है, भले ही सामने वाला इसे कॉन्शियसली न समझ पाए। ये आइडियाज इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग पावर को अग्रेशन या कंट्रोल से जोड़कर देखते हैं। इस चैप्टर में पावर को सटल तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। जब तुम खुले तौर पर अटैक नहीं करते, बल्कि ऑनेस्टी व जेनरोसिटी का मास्क पहनते हो, तब लोग खुद ही अपने डिफेंसेस गिरा देते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा काम करता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑनेस्टी हमेशा मॉरल या एथिकल वजह से ही काम करती है। असल में यहाँ ऑनेस्टी को स्ट्रैटेजी की तरह यूज करने की बात हो रही है। ये भी गलतफहमी होती है कि जेनरोसिटी दिखाने से इंसान कमजोर बन जाता है। सच्चाई ये है कि कंट्रोल्ड जेनरोसिटी कमजोरी नहीं, बल्कि कैलकुलेशन का हिस्सा होती है। जो लोग बिना कंट्रोल के देते रहते हैं वे एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं, लेकिन जो सोच समझकर देते हैं वे रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों हासिल करते हैं। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कई जगह लागू होता है। वर्कप्लेस में जब कोई लीडर अपनी छोटी गलती मान लेता है तो टीम उससे ज्यादा कनेक्ट करती है। बिजनेस डील्स में जब कोई पार्टी पहले थोड़ा गिव करती है तो सामने वाला नेगोशिएट करते समय सॉफ्ट हो जाता है। रिलेशनशिप्स में भी जब कोई व्यक्ति सेलेक्टिव ऑनेस्टी दिखाता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन ओवर शेयरिंग से बैलेंस बिगड़ सकता है। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि इंसानों को कंट्रोल करने की बजाय उनके इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को समझा जाए। थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी जेनरोसिटी सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है।
अंत में यही समझ आता है कि असली ताकत जोर दिखाने में नहीं, बल्कि लोगों को सहज महसूस कराने में होती है, जहां वे खुद ही तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देते हैं। आइए अब बात करते हैं लॉ 13 व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट की। इस लॉ में यह समझाया जाता है कि जब भी किसी से मदद मांगी जाती है तो उसे दया, एहसान या नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके फायदे के आधार पर मांगना ज्यादा असरदार होता है। इस लॉ का मकसद ये दिखाना है कि इंसान कैसे सोचता है और किस वजह से वो किसी की मदद करने के लिए तैयार होता है। ये लॉ इस सच्चाई से शुरू होता है कि ज्यादातर लोग खुद को अच्छा और मददगार मानना पसंद करते हैं, लेकिन असल में उनके फैसले अपने फायदे से जुड़े होते हैं। जब किसी से मदद मांगी जाती है और उसमें ये साफ नहीं होता कि सामने वाले को क्या मिलेगा, तो वो मदद अक्सर कमजोर या अस्थायी होती है। लेकिन जब किसी को ये दिखता है कि मदद करने से उसका खुद का फायदा जुड़ा है, तब वो ज्यादा दिलचस्पी और ईमानदारी से आगे आता है। इस लॉ का मुख्य विचार ये है कि इंसान अपने फायदे को सबसे पहले देखता है, चाहे वो कितना भी अच्छा या नैतिक क्यों न दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने समय, ऊर्जा और रिसोर्स को बचाकर इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए जब किसी से मदद चाहिए तो उसे ये समझाना जरूरी होता है कि ये मदद दोनों के लिए कैसे फायदेमंद है। यहाँ एक आम गलतफहमी ये होती है कि अगर किसी से भावनाओं के आधार पर मदद मांगी जाए तो वो जल्दी मान जाएगा, लेकिन भावनात्मक अपील अक्सर थोड़े समय के लिए असर करती है। जैसे ही सामने वाला थकता है या उसे नुकसान दिखने लगता है, वो पीछे हट जाता है। इसके विपरीत जब मदद किसी साफ फायदे से जुड़ी होती है तो वो ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद होती है। ये लॉ ये भी समझाता है कि एहसान का एहसास कई बार लोगों को असहज बना देता है। जब किसी को लगता है कि वो किसी का कर्जदार बन रहा है तो वो अंदर ही अंदर दूरी बनाने लगता है। लेकिन जब मदद को एक समझदारी भरे लेन देन की तरह पेश किया जाता है तो रिश्ते ज्यादा साफ और मजबूत रहते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सीधा है। काम की जगह पर, बिजनेस में या किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी की जरूरत है तो ये कहना कि ये मदद क्यों जरूरी है काफी नहीं होता। ये भी दिखाना जरूरी होता है कि इससे सामने वाले की पोजीशन, काम या फायदा कैसे बेहतर होगा। लोग तब ज्यादा जिम्मेदारी के साथ मदद करते हैं। ये लॉ ये भी सिखाता है कि लोगों से उम्मीदें रखते समय उन्हें आदर्श रूप में देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को ये मानकर मदद मांगी जाए कि वो अच्छा इंसान है इसलिए मदद करेगा, तो निराशा हो सकती है। लेकिन अगर मदद को उसके इंटरेस्ट से जोड़ा जाए तो रिजल्ट ज्यादा प्रैक्टिकल और मजबूत होता है। एक और जरूरी बात यह बताई जाती है कि सेल्फ इंटरेस्ट को समझना चालाकी नहीं, बल्कि समझदारी है। इसका इस्तेमाल धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर तालमेल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जब दोनों तरफ फायदा साफ होता है तब सहयोग भी लंबा चलता है। अंत में ये लॉ बहुत शांत तरीके से ये याद दिलाता है कि मदद मांगने का सही तरीका रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें साफ बनाता है। जब इंसान दूसरों के फायदे को समझकर बात करता है तब टकराव कम होता है और सहयोग ज्यादा मजबूत बनता है। यही इस लॉ की असली सीख है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, हितों की समझ से ज्यादा आसानी से चलती है। आइए अब बात करते हैं लॉ 14 पोज एज अ फ्रेंड वर्क एज अ स्पाई की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि लोग असल में कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और इन्फॉर्मेशन किस तरह पावर बन जाती है। इस लॉ का ग्लिम्स ये है कि भरोसे की शक्ल में पास जाना और समझदारी से ऑब्जर्वेशन करना कैसे किसी भी सिचुएशन में एडवांटेज दे सकता है। ये चैप्टर बताता है कि इंसान अपनी असली सोच और इरादे आसानी से बाहर नहीं दिखाता। ज्यादातर लोग जो कहते हैं, जो दिखाते हैं और जो सोचते हैं, इन तीनों में फर्क होता है। ऐसे में अगर कोई सिर्फ शब्दों पर भरोसा करे तो अक्सर गलत निष्कर्ष निकलते हैं। इसलिए ये लॉ सिखाता है कि लोगों को जज करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व किया जाए। फ्रेंडली रहकर नॉर्मल बातचीत के जरिए उनके हैबिट्स, रिएक्शंस और पैटर्न्स को समझा जाए। जब इंसान सेफ महसूस करता है तब वो बिना सोचे समझे बहुत सी बातें रिवील कर देता है। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर होती है। जो इंसान दूसरों से ज्यादा जानता है वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। यहाँ स्पाई का मतलब कोई सीक्रेट एजेंट बनना नहीं है, बल्कि ध्यान से देखना, सुनना और याद रखना है। फ्रेंड की तरह पेश आना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग अपने गार्ड तब डाउन करते हैं जब सामने वाला खुद को जज्ड या थ्रेटेंड महसूस नहीं करता। तब उसकी असली पर्सनालिटी बाहर आती है। ये लॉ ये भी समझाता है कि सीधे सवाल पूछने से अक्सर सच नहीं मिलता। लोग डिफेंड करने लगते हैं या आधी अधूरी बातें बताते हैं, लेकिन कैजुअल बातों में, हल्की फुल्की बातचीत में असली सिग्नल्स मिलते हैं। बॉडी लैंग्वेज, टोन और छोटे रिएक्शंस बहुत कुछ बताते हैं। जो इंसान इन चीजों को नोटिस करता है वो बिना कन्फ्रंट किए ही पूरी पिक्चर समझ सकता है।
इस चैप्टर में यह भी क्लियर किया गया है कि इस लॉ को गलत तरीके से समझना आसान है। कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब धोखा देना या मैनिपुलेशन करना है, लेकिन असल में ये लॉ अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करता है। दुनिया में हर कोई साफ नहीं होता और हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। ऐसे में बिना समझे भरोसा करना खुद के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये लॉ सिखाता है कि इमोशनली अटैच होने से पहले सिचुएशन को समझा जाए। रियल लाइफ में ये आइडिया हर जगह अप्लाई होता है। वर्क प्लेस में लोग हमेशा अपनी असली इंटेंशंस नहीं बताते। कोई प्रेज करके कंपटीशन की जानकारी निकाल सकता है, तो कोई दोस्ती दिखाकर क्रेडिट ले सकता है। सोशल लाइफ में भी लोग अपनी इनसिक्योरिटीज और गोल्स छुपाते हैं। जो इंसान शांत रहकर ऑब्जर्व करता है, वो समय रहते सिग्नल्स पकड़ लेता है और गलत फैसलों से बच जाता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि ज्यादा बोलने से बेहतर है ज्यादा सुनना। जो इंसान कम बोलता है और ध्यान से सुनता है, उसके पास कंट्रोल ज्यादा होता है। साइलेंस कई बार सवालों से ज्यादा रिवीलिंग होती है। फ्रेंडली एटीट्यूड रखने से सामने वाला बोलता जाता है और बिना दबाव के सच सामने आता है। अंत में ये चैप्टर एक सिंपल समझ देता है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। पावर उन्हीं के पास रहती है जो चीजों को सरफेस से आगे जाकर समझते हैं। फ्रेंड की तरह पेश आना और स्पाई की तरह ऑब्जर्व करना मतलब चालाकी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल समझदारी है। ये लॉ सिखाता है कि भरोसा करने से पहले समझना जरूरी है, और समझदारी से किया गया ऑब्जर्वेशन इंसान को कई मुश्किलों से बचा सकता है। आइए अब बात करते हैं लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली की। इस लॉ में यह समझाया गया है कि दुश्मनी को अधूरा छोड़ना इंसान के लिए लंबे समय में ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यहां ये लॉ हिंसा या गलत काम को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि पावर, रिश्तों और टकराव की मानसिकता को समझने के लिए है। इस लॉ का फोकस इस बात पर है कि अधूरी दुश्मनी कैसे बार बार लौटकर परेशानी बन जाती है। इस लॉ का मुख्य विचार यह है कि जब किसी टकराव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, तो वो अंदर ही अंदर जिंदा रहता है। इंसान अक्सर ये सोचकर पीछे हट जाता है कि अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अधूरी हार या अधूरी जीत दुश्मन के अंदर बदले की भावना को जिंदा रखती है। समय के साथ वही दुश्मन फिर से ताकत इकट्ठा करता है और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यहां यह समझाया गया है कि दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने का मतलब शारीरिक नुकसान नहीं है। इसका असली मतलब है उसकी ताकत, उसकी पहुंच और उसकी असर करने की क्षमता को खत्म करना। अगर कोई इंसान या स्थिति बार बार परेशानी पैदा कर रही है, तो आधे उपाय काम नहीं आते। आधे समाधान सिर्फ समस्या को टालते हैं, खत्म नहीं करते। एक अहम बात यह भी बताई गई है कि इंसान अक्सर दया या डर की वजह से दुश्मनी को अधूरा छोड़ देता है। उसे लगता है कि ज्यादा आगे बढ़ना गलत होगा या इससे वो क्रूर लगेगा। लेकिन ये लॉ बताता है कि जरूरत से ज्यादा नरमी भविष्य में ज्यादा कठोर हालात पैदा कर सकती है। जब दुश्मन को पूरी तरह कमजोर नहीं किया जाता, तो वही नरमी बाद में कमजोरी बन जाती है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, लेकिन ये लॉ साफ करता है कि समय हमेशा घाव नहीं भरता। कई बार समय दुश्मनी को और गहरा कर देता है। अगर किसी टकराव की जड़ को खत्म नहीं किया गया, तो वो किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत व्यावहारिक है। जैसे काम की जगह पर कोई व्यक्ति बार बार रुकावट डाल रहा है, तो सिर्फ इग्नोर करना काफी नहीं होता। या तो स्थिति को साफ तरीके से सुलझाया जाए, या उस व्यक्ति की असर करने की जगह को खत्म किया जाए। अधूरी बातचीत, अधूरी सीमाएं और अधूरे फैसले अक्सर लंबे समय तक तनाव पैदा करते हैं। ये लॉ ये भी सिखाता है कि सीधे सवाल पूछने से अक्सर सच नहीं मिलता। लोग डिफेंड करने लगते हैं या आधी अधूरी बातें बताते हैं, लेकिन कैजुअल बातों में, हल्की फुल्की बातचीत में असली सिग्नल्स मिलते हैं। बॉडी लैंग्वेज, टोन और छोटे रिएक्शंस बहुत कुछ बताते हैं। जो इंसान इन चीजों को नोटिस करता है, वो बिना कन्फ्रंट किए ही पूरी पिक्चर समझ सकता है। अंत में ये चैप्टर एक सिंपल समझ देता है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। पावर उन्हीं के पास रहती है जो चीजों को सरफेस से आगे जाकर समझते हैं। फ्रेंड की तरह पेश आना और स्पाई की तरह ऑब्जर्व करना मतलब चालाकी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल समझदारी है। ये लॉ सिखाता है कि भरोसा करने से पहले समझना जरूरी है, और समझदारी से किया गया ऑब्जर्वेशन इंसान को कई मुश्किलों से बचा सकता है। आइए अब बात करते हैं लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इसमें हम जानेंगे कि कैसे कभी-कभी खुद को थोड़ा पीछे रखना, चुप रहना या दिखाई न देना लोगों की नजर में वैल्यू और सम्मान बढ़ा देता है। ये चैप्टर इस बात के बारे में है कि इंसान की मौजूदगी जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। जब कोई इंसान हर समय सामने रहता है, हर जगह उपलब्ध होता है, हर बात में शामिल होता है, तो लोग उसे सामान्य मानने लगते हैं। इसके उलट जब वही इंसान कुछ समय के लिए दूर हो जाता है, कम दिखाई देता है,
तो लोग उसकी कमी महसूस करने लगते हैं। यही कमी सम्मान और आकर्षण को बढ़ाती है। इस चैप्टर का एक मुख्य आइडिया ये है कि वैल्यू अक्सर रेयर होने से बनती है। जो चीज आसानी से और हर वक्त मिल जाए, उसकी कीमत कम लगती है। इंसान भी इसी नियम पर काम करता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर मीटिंग में मौजूद रहता है, तो लोग उसे सीरियसली लेना कम कर देते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति सीमित हो जाता है, हर समय उपलब्ध नहीं रहता, तो लोग उसकी मौजूदगी को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात समझाई गई है कि एब्सेंस का मतलब पूरी तरह गायब हो जाना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर दूरी बनाना। जब आपकी मौजूदगी किसी जगह पर ज्यादा हो जाए, तब थोड़ा पीछे हटना, लोगों को आपको मिस करने का मौका देना। ये दूरी दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी क्या अहमियत थी। अक्सर लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे पीछे हटेंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि अगर आपकी मौजूदगी में पहले कुछ वैल्यू थी, तो थोड़ी दूरी उस वैल्यू को और साफ कर देती है। समस्या तब होती है जब बिना किसी पहचान या योगदान के दूरी बनाई जाए। तब एब्सेंस का कोई असर नहीं होता। रियल लाइफ में ये नियम कई जगह काम करता है। वर्क प्लेस में अगर कोई कर्मचारी हर समय बॉस के आसपास घूमता रहे, तो उसकी बातों की कीमत कम हो जाती है। लेकिन अगर वही कर्मचारी अपना काम अच्छे से करे और बेवजह हर जगह न दिखे, तो उसकी बात ज्यादा वजनदार लगती है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर कोई इंसान हर वक्त सामने रहे, तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है। थोड़ी स्पेस रिश्ते में इज्जत और चाह दोनों बनाए रखती है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि खुद की एनर्जी को बचाना जरूरी है। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी शांत रहना, दूर रहना और सही मौके का इंतजार करना ज्यादा असरदार होता है। इससे लोग खुद आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। अंत में ये समझ आता है कि सम्मान जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। वो अक्सर तब आता है जब आपकी मौजूदगी सीमित लेकिन असरदार होती है। सही समय पर दूरी बनाना, खुद की वैल्यू को समझना और हर पल उपलब्ध न रहना, यही इस चैप्टर की असली सीख है। आइए अब बात करते हैं लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। इस लॉ में यह समझाया जाता है कि इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से असहज होता है और दूसरों की अनप्रिडिक्टेबल नेचर कैसे पावर बन जाती है। इस लॉ में हम जानेंगे कि जब लोग किसी के अगले कदम को समझ नहीं पाते, तो उनके मन में अपने आप डर, सतर्कता और कंट्रोल की कमी पैदा हो जाती है। ये लॉ इस बात पर आधारित है कि इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा परेशानी अनिश्चितता से होती है। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से अनुमान के बाहर होता है, तब सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो हर समय सतर्क रहता है, सोचता रहता है और गलतियां करने से डरने लगता है। यही मानसिक स्थिति धीरे धीरे पावर बैलेंस को बदल देती है। इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि बहुत ज्यादा साफ, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल और बहुत ज्यादा खुले इंसान को लोग जल्दी समझ लेते हैं। जब सामने वाले को यह पता चल जाए कि अगला कदम क्या होगा, तो उसका डर खत्म हो जाता है। डर के खत्म होते ही कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। इसके उलट जो इंसान कभी शांत रहता है, कभी सख्त, कभी पास आता है और कभी दूरी बना लेता है, उसके सामने लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। ये लॉ ये भी बताता है कि अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब अजीब या बेतुका होना नहीं है। इसका मतलब है कि हर बार वही रिएक्शन न देना। अगर हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो लोग उसी के हिसाब से चाले चलते हैं। लेकिन जब रिएक्शन बदलता रहता है, तो सामने वाला कंफ्यूज रहता है और वही कंफ्यूजन पावर में बदल जाता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि लोगों को डराने के लिए चिल्लाना, धमकाना या आक्रामक होना जरूरी है। लेकिन ये लॉ बताता है कि ओपन डर जल्दी खत्म हो जाता है। असली असर साइलेंट और अनसर्टेन डर का होता है। जब किसी को समझ ना आए कि सामने वाला कब क्या करेगा, तब वो खुद को सीमित रखने लगता है। इस लॉ में यह भी समझाया गया है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अक्सर कमजोर पोजीशन में चले जाते हैं। लोग उनके पैटर्न को पढ़ लेते हैं, फिर वही पैटर्न उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो इंसान कभी लॉजिक दिखाता है और कभी चुप्पी, कभी नरमी और कभी दूरी, उसके लिए रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। काम की जगह पर, रिश्तों में या सोशल सर्कल में अगर इंसान हर बार एक जैसा रिएक्शन देता है, तो लोग उसकी लिमिट समझ लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी रिएक्शन बदलता रहता है, तो लोग सोचने लगते हैं कि अगला कदम क्या होगा। यही सोच उन्हें ज्यादा सतर्क और कंट्रोल में रखती है। ये लॉ ये भी सिखाता है कि खुद को पूरी तरह एक्सपोज करना नुकसानदायक हो सकता है। जब इंसान अपनी सारी सोच, अगली चाल और फैसले पहले ही साफ कर देता है, तो सामने वाले के लिए सरप्राइज खत्म हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी सरप्राइज को जिंदा रखती है और सरप्राइज पावर को।
एक और जरूरी बात यह है कि अनप्रेडिक्टेबल होना लगातार रोल निभाने जैसा नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा ड्रामा भरोसा तोड़ देता है। इस लॉ का सही इस्तेमाल संतुलन में होता है। कभी कभी पैटर्न तोड़ना, कभी चुप रहना और कभी उम्मीद के उलट फैसला लेना ही काफी होता है। अंत में ये लॉ बहुत शांति से ये समझाता है कि इंसान वही चीज कंट्रोल करता है जिसे वो समझता है। जिसे वो समझ नहीं पाता, उससे वो सावधान रहता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों को सावधान रखती है और वही सावधानी धीरे धीरे पावर में बदल जाती है। यही इस लॉ की असली सीख है कि हर बार खुद को पूरी तरह पढ़ने लायक न बनाओ। आइए अब बात करते हैं लॉ 18 की, जिसका नाम है खुद को बचाने के लिए किले मत बनाओ, क्योंकि अकेलापन खतरनाक होता है। इसमें हम जानेंगे कि ये नियम क्यों कहता है कि बहुत ज्यादा अलग रहना इंसान को कमजोर बना देता है और लोगों से दूरी कैसे नुकसान पहुंचाती है। ये चैप्टर इस बात के बारे में है कि जब इंसान डर, शक या पुराने बुरे अनुभवों की वजह से अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेता है, तो उसे लगता है कि वो सुरक्षित हो गया है। लेकिन असल में यही दीवारें धीरे धीरे उसे दुनिया से काट देती हैं। इंसान सोशल नेचर का होता है। उसे जानकारी, मौके और सही फैसलों के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है। जब कोई खुद को पूरी तरह अलग कर लेता है, तो वो बाहर चल रही सच्चाई से दूर हो जाता है। इस नियम का मुख्य आइडिया ये है कि पावर और सेफ्टी अकेले रहने से नहीं, बल्कि सही लोगों के बीच रहने से आती है। जब इंसान लोगों के संपर्क में रहता है, तो उसे अलग अलग सोच, नए आइडिया और समय पर चेतावनी मिलती रहती है। अकेले रहने वाला इंसान सिर्फ अपनी ही सोच में फंसा रहता है। उसे लगता है कि वो सब समझता है, लेकिन असल में उसकी जानकारी सीमित होती जाती है। एक और जरूरी बात यह है कि ज्यादातर मौके लोगों के जरिए ही आते हैं। काम हो, बिजनेस हो या लाइफ के बड़े फैसले, नेटवर्क बहुत मायने रखता है। जो इंसान खुद को किले में बंद कर लेता है, वो इन मौकों से दूर हो जाता है। उसे लगता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहता है। लेकिन यही सोच उसे धीरे धीरे कमजोर बना देती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अलग रहना हमेशा सेफ नहीं होता। जब कोई इंसान अकेला होता है, तो उस पर हमला करना आसान हो जाता है। लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि वो पहले ही खुद को दूर कर चुका होता है। इसके उलट जो इंसान लोगों के बीच रहता है, उसके पास सपोर्ट सिस्टम होता है। मुश्किल समय में वही लोग उसकी ढाल बनते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि दूरी रखने का मतलब समझदारी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कम बोलेंगे, कम मिलेंगे और खुद तक सीमित रहेंगे, तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन ये सोच अधूरी है। सही दूरी और पूरी तरह अलग हो जाना, इन दोनों में फर्क होता है। ये नियम अलगाव के खिलाफ है, न कि समझदारी वाली सीमाओं के खिलाफ। असल जिंदगी में ये नियम बहुत साफ दिखता है। ऑफिस में जो लोग टीम से कटे रहते हैं, वे धीरे धीरे अनदेखे हो जाते हैं। बिजनेस में जो लोग अकेले फैसले लेते हैं, वे मार्केट की सच्चाई समझ नहीं पाते। रिश्तों में जो इंसान दीवारें खड़ी कर लेता है, वो भरोसा और सपोर्ट खो देता है। हर जगह जुड़ाव ताकत देता है। इस चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए। इसका मतलब ये है कि खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग मत करो। लोगों के बीच रहो, सुनो, समझो और सही कनेक्शन बनाओ। यही कनेक्शन तुम्हें जानकारी, सेफ्टी और पावर देते हैं। आखिर में यह नियम एक शांत सी सीख देता है कि अकेलापन बाहर से सेफ लग सकता है, लेकिन अंदर से वो इंसान को कमजोर करता है। असली समझदारी इसमें है कि इंसान भीड़ में खोए बिना लोगों के साथ जुड़ा रहे। यही संतुलन लंबे समय में ताकत बनता है। आइए अब बात करते हैं लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन की। इस लॉ में यह समझाया जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर किसी के साथ एक ही तरीके से पेश आना समझदारी नहीं होती। यहां यह बताया गया है कि अगर इंसान सामने वाले की नेचर, उसकी पोजीशन और उसकी संवेदनशीलता को समझे बिना कुछ बोल देता है या कर देता है, तो उसका नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। ये लॉ इस बात पर फोकस करता है कि दुनिया में लोग अलग अलग लेवल की पावर, ईगो और असुरक्षा के साथ जीते हैं। कुछ लोग छोटी बातों को आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपमान को कभी नहीं भूलते। अगर किसी ऐसे इंसान को ठेस पहुंच जाती है जिसके पास ताकत, प्रभाव या बदला लेने की क्षमता है, तो वो समय आने पर जरूर प्रतिक्रिया देता है। कई बार ये प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुश्मनी बन जाती है। इस लॉ का मुख्य विचार ये है कि किसी को भी हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला शांत है, कमजोर है या ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही गलतफहमी सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। इतिहास और रियल लाइफ दोनों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां एक छोटी सी बेइज्जती ने बड़े नुकसान को जन्म दिया।
यहाँ ये भी समझाया गया है कि कुछ लोग अपनी भावनाओं को बाहर से कंट्रोल में दिखाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गहरी चोट महसूस करते हैं। ऐसे लोग बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। वे खुले तौर पर गुस्सा नहीं दिखाते, बल्कि चुपचाप मौके तलाशते हैं। इसलिए किसी को देखकर ये मान लेना कि वो कुछ नहीं करेगा, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि सच बोलना हमेशा सही होता है, लेकिन ये लॉ बताता है कि बिना जरूरत का सच, गलत समय पर बोला गया सच या गलत तरीके से बोला गया सच सामने वाले को अपमानित कर सकता है। यहां बात झूठ बोलने की नहीं है, बल्कि समझदारी से बोलने की है। हर सच हर इंसान के लिए नहीं होता। ये लॉ ये भी बताता है कि इंसान को ये सीखना चाहिए कि कब चुप रहना बेहतर होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर गलती पर सामने वाले को सुधारना और हर मौके पर अपनी समझ दिखाना जरूरी नहीं कि सही हो। कई बार चुप रहना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी वाला रास्ता होता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्तों में या समाज में ये जरूरी है कि इंसान सामने वाले की पोजीशन और नेचर को समझे। कोई जूनियर हो सकता है जो गलती भूल जाए, लेकिन कोई सीनियर या पावरफुल इंसान उसी बात को अपना अपमान मान सकता है। एक ही व्यवहार हर जगह काम नहीं करता। ये लॉ ये भी सिखाता है कि सम्मान देना कमजोरी नहीं है। किसी को सम्मान देकर बात करना, उसकी अहमियत को स्वीकार करना और उसे नीचा न दिखाना अक्सर इंसान को बड़े टकराव से बचा लेता है। ये रणनीति डर से नहीं, समझ से आती है। अंत में ये लॉ बहुत शांत तरीके से ये संदेश देता है कि समझदारी सिर्फ सही काम करने में नहीं होती, बल्कि सही इंसान के साथ सही तरीके से पेश आने में होती है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर सच बोलने लायक नहीं होता। जो इंसान ये समझ लेता है कि किससे कैसे बात करनी है, वही लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत रहता है। यही इस लॉ की असली सीख है। आइए बात करते हैं लॉ 20, जिसका नाम है डू नॉट कमिट टू एनीवन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किसी एक इंसान, एक ग्रुप या एक साइड से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाना क्यों पावर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और न्यूट्रल रहना कैसे एक स्ट्रांग पोजीशन बनाता है। ये चैप्टर इस आइडिया के बारे में है कि जब कोई इंसान जल्दी या पूरी तरह से किसी के साथ कमिट कर लेता है, तो वो अपनी आज़ादी धीरे धीरे खोने लगता है। कमिटमेंट का मतलब यहाँ रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि पावर डायनामिक्स में खुद को किसी एक साइड से बांध लेना। जैसे ही कोई इंसान खुलकर किसी एक व्यक्ति या ग्रुप का सपोर्टर बन जाता है, वो अपनी वैल्यू कम कर देता है। अब लोग उसे एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी के फॉलोअर की तरह देखने लगते हैं। इस चैप्टर की एक मेन बात यह है कि न्यूट्रल रहना अक्सर ज्यादा ताकतवर पोजीशन होती है। जब आप किसी एक के नहीं होते, तो कई लोग आपको अपनी साइड में लाने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपकी अटेंशन, आपकी सपोर्ट और आपकी राय चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक तरफ झुक जाते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि कमिटमेंट आपको इमोशनल बना देता है। जब आप किसी के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव सोच खो सकते हैं। आप गलत चीजों को भी डिफेंड करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस इंसान या ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इससे आपकी जजमेंट पावर कमजोर हो जाती है और आप दूसरों के कंट्रोल में आ सकते हैं। बहुत लोग इस लॉ को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि न्यूट्रल रहने का मतलब है भरोसे के लायक ना होना या मौके का फायदा उठाना। लेकिन यहां बात धोखे की नहीं है। यहां बात यह समझने की है कि हर सिचुएशन में खुद की पोजीशन स्ट्रांग रखना जरूरी है। जब आप खुद को खुला रखते हैं, तो आप हर एंगल से सोच सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। एक और गलतफहमी यह है कि हमेशा किसी एक साइड में होना लॉयल्टी दिखाता है। असल में पावर के गेम में ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि आप कितने यूजफुल और फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप हर सिचुएशन में एक ही साइड पकड़ लेते हैं, तो लोग आपको प्रिडिक्टेबल मानने लगते हैं, और जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। रियल लाइफ में ये लॉ कई जगह लागू होता है। वर्क प्लेस में अगर दो सीनियर के बीच टेंशन है और आप खुले तौर पर एक का साथ देने लगते हैं, तो आप दूसरे के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल और न्यूट्रल रहते हैं, तो दोनों आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इसी तरह सोशल सर्कल में भी जब आप हर लड़ाई में एक साइड पकड़ लेते हैं, तो आप खुद को बेवजह के ड्रामे में फंसा लेते हैं। इस चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि कभी किसी का साथ मत दो। इसका मतलब ये है कि बिना सोचे समझे पूरी तरह से हर हालत में किसी से जुड़ जाना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर दूरी बनाए रखना और अपनी आज़ादी को प्रायोरिटी देना एक समझदारी भरा कदम है। अंत में ये चैप्टर ये सिखाता है कि पावर अक्सर साइलेंस, दूरी और बैलेंस में छुपी होती है। जब आप खुद को हर किसी के लिए ओपन रखते हैं और किसी एक के लिए बंधे हुए नहीं होते, तब आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि सिचुएशन आपको कंट्रोल करे।
आइए अब बात करते हैं लॉ 21। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डम्बर देन योर मार्क। कि इस लॉ में ये समझने की कोशिश की जाती है कि ताकत दिखाने से ज्यादा असरदार कई बार खुद को कम समझदार दिखाना होता है। यहाँ ये बताया गया है कि लोग अक्सर अपने सामने वाले की अक्ल से खुद को बेहतर समझना पसंद करते हैं और यही सोच उन्हें लापरवाह बना देती है। ये लॉ इस बात पर आधारित है कि जब कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट, तेज या चालाक दिखाता है तो सामने वाला सतर्क हो जाता है। लोग ऐसे इंसान से दूरी बनाने लगते हैं या उसे खतरे की तरह देखने लगते हैं। इसके उलट जब कोई इंसान थोड़ा भोला, कम जानकार या सिंपल दिखाई देता है तो लोग अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस लॉ का मुख्य विचार ये है कि इंसान का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। ज्यादातर लोग ये मानना चाहते हैं कि वे दूसरों से ज्यादा समझदार हैं। जब कोई जानबूझकर खुद को कम समझदार दिखाता है तो सामने वाला खुश महसूस करता है। उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। यही वो पल होता है जब लोग बिना सोचे समझे बातें बोल देते हैं, फैसले दिखा देते हैं और अपनी असली सोच बाहर ले आते हैं। यहां यह भी समझाया गया है कि खुद को डंबर दिखाने का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी असली समझ और ताकत को हर समय जाहिर न करना। जरूरत से ज्यादा बोलना, हर अपनी जानकारी दिखाना या हर बहस जीतने की कोशिश करना अक्सर नुकसान पहुंचाता है। चुप रहना और सुनना कई बार ज्यादा फायदेमंद होता है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि अगर इंसान खुद को कम दिखाएगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन इस लॉ में बताया गया है कि ये कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। जो इंसान सब कुछ दिखा देता है उसके पास छुपाने को कुछ नहीं रहता, और जो इंसान अपनी ताकत छुपा कर रखता है वो सही समय पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। ऑफिस, बिजनेस या सोशल सिचुएशन में हर बार खुद को सबसे होशियार साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार सवाल पूछना, सीखने की एक्टिंग करना या दूसरों को बोलने देना ज्यादा समझदारी होती है। इससे सामने वाले को लगता है कि वही आगे है और वही गलती कर बैठता है। ये लॉ ये भी बताता है कि लोगों को नीचा दिखाने या उन्हें मूर्ख साबित करने की कोशिश उल्टा असर डालती है। जब किसी का अहंकार चोटिल होता है तो वो बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब किसी को ये महसूस कराया जाए कि वही ज्यादा समझदार है तो वो खुद को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। अंत में ये लॉ बहुत शांत तरीके से ये सिखाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, कंट्रोल में होती है। हर चीज जाहिर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कम बोलना, कम दिखाना और ज्यादा समझना ही सबसे सही चाल होती है। यही इस लॉ की असली सीख है कि ताकत हमेशा आवाज में नहीं, सोच में छुपी होती है। आइए बात करते हैं लॉ 22। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि जब इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है तब वही कमजोरी कैसे धीरे धीरे ताकत में बदली जा सकती है। यहां सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि हालात को समझकर सही तरीके से झुकना है ताकि आगे चलकर मजबूत पोजीशन बनाई जा सके। ये चैप्टर बताता है कि हर टकराव में सीधे लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाले की ताकत बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में सीधा विरोध नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे हालात में अगर इंसान अपनी सीमाओं को पहचान ले और दिखावे की लड़ाई से पीछे हट जाए तो वो समय और एनर्जी बचा सकता है। यही बची हुई एनर्जी आगे की प्लानिंग में काम आती है। यहां सरेंडर एक सोच समझकर लिया गया फैसला है, न कि डर से किया गया कदम। मुख्य आइडिया यह है कि कमजोरी को छुपाने की बजाय उसे खुलकर एक्सेप्ट किया जाए। जब इंसान अपनी कमजोरी को मान लेता है तब सामने वाले के पास उसे कंट्रोल करने का हथियार कम रह जाता है। कई बार लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि इमेज से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही पोजीशन लेना। कमजोरी को मानने से इंसान ज्यादा रियल और फ्लेक्सिबल बनता है। यह आइडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर हमेशा सीधे टकराव से नहीं आती। पावर कई बार धैर्य से, टाइमिंग से और हालात को अपने फेवर में मोड़ने से बनती है। जो लोग हर बात पर अड़ जाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग जरूरत पड़ने पर झुक जाते हैं वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये चैप्टर यही सिखाता है कि स्ट्रांग दिखने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट होना। अक्सर एक गलतफहमी ये होती है कि सरेंडर करने वाला इंसान कमजोर होता है। यहां साफ किया गया है कि असली कमजोरी तब होती है जब इंसान अपनी लिमिट्स को पहचानने से इनकार करता है। सोच समझकर पीछे हटना एक स्ट्रैटेजी है। ये हार नहीं है, बल्कि आगे की जीत की तैयारी है। जो लोग इसे कायरता समझते हैं वे बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। रियल लाइफ में ये सोच कई जगह काम आती है। वर्क प्लेस में अगर कोई सीनियर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है तो हर बात पर बहस करना नुकसान कर सकता है।
वहां सीखने का रोल लेना, शांत रहना और समय आने का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। रिलेशनशिप में भी हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार एक कदम पीछे हटने से रिलेशन ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिजनेस और लाइफ दोनों में ये समझ काम आती है कि कब खड़े रहना है और कब झुक जाना है। इस चैप्टर का अंत एक शांत समझ के साथ होता है कि ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार चुप्पी, धैर्य और सरेंडर ही सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जो इंसान अपनी कमजोरी से भागता नहीं बल्कि उसे समझकर इस्तेमाल करता है, वही धीरे धीरे असली पावर हासिल करता है। आइए अब बात करते हैं लॉ 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेस की। इस लॉ में यह समझाया जाता है कि ताकत बिखरने से कमजोर हो जाती है और जब ताकत एक जगह केंद्रित होती है तभी उसका असली असर दिखता है। यहां यह बताया जाता है कि ज्यादा काम एक साथ करना, ज्यादा दिशाओं में ध्यान देना या हर मौके को पकड़ने की कोशिश करना अक्सर इंसान को आगे बढ़ाने की जगह पीछे खींच लेता है। इस लॉ का मुख्य विचार यह है कि फोकस ही असली पावर है। जब इंसान अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को एक ही दिशा में लगाता है तो छोटे संसाधन भी बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जब वही इंसान हर तरफ हाथ मारता है तब उसकी ताकत पतली हो जाती है और कोई भी काम गहराई तक नहीं पहुंच पाता। यहां यह साफ किया गया है कि इतिहास में वही लोग और वही संस्थाएं मजबूत बनी हैं जिन्होंने अपनी ताकत को फैलाने की बजाय एक जगह इकट्ठा रखा। चाहे वो पैसा हो, लोग हो, स्किल हो या इन्फ्लुएंस, जब सब कुछ एक ही लक्ष्य के आसपास घूमता है तब कंट्रोल आसान हो जाता है और रिजल्ट स्थिर रहते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि ज्यादा ऑप्शन होना पावर की निशानी है, लेकिन इस लॉ में बताया गया है कि ज्यादा ऑप्शन अक्सर डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। जब इंसान हर नए मौके के पीछे भागता है तब वो किसी भी एक चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसकी पहचान भी कमजोर पड़ने लगती है। ये लॉ ये भी समझाता है कि ताकत को फैलाना कभी कभी सेफ लगता है, लेकिन असल में ये डर से जुड़ा होता है। इंसान सोचता है कि अगर एक रास्ता फेल हो गया तो दूसरा बचा रहेगा, लेकिन इस सोच की वजह से वो किसी भी रास्ते में पूरी ताकत नहीं लगा पाता। नतीजा ये होता है कि सभी रास्ते आधे अधूरे रह जाते हैं। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। काम, करियर या बिजनेस में जो लोग एक ही स्किल, एक ही मार्केट या एक ही दिशा पर लंबे समय तक टिके रहते हैं, वही धीरे धीरे मजबूत पोजीशन बनाते हैं। वहीं जो लोग हर साल दिशा बदलते हैं, वे हमेशा शुरुआत में ही अटके रहते हैं। ये लॉ ये भी बताता है कि पावर बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि सब कुछ खुद किया जाए। जरूरी ये है कि जो भी किया जाए वो एक सेंटर के आसपास हो। सपोर्ट सिस्टम, लोग और फैसले सब एक ही फोकस को मजबूत करें। इससे पावर खुद ब खुद जमा होने लगती है। एक और गलत समझ ये होती है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिस्क लेना, लेकिन यहां ये दिखाया गया है कि बिखरी हुई ताकत ज्यादा रिस्की होती है। जब फोकस साफ होता है तब फैसले भी साफ होते हैं और नुकसान को संभालना आसान होता है। ये लॉ ये भी सिखाता है कि जब इंसान अपनी ताकत एक जगह जमा करता है तब वो दूसरों के लिए भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनता है। लोग समझ पाते हैं कि ये इंसान किस चीज के लिए जाना जाता है। यही पहचान आगे चलकर भरोसा और इन्फ्लुएंस बनाती है। अंत में ये लॉ बहुत शांत तरीके से ये याद दिलाता है कि ताकत दिखाने की चीज नहीं, ताकत जमा करने की चीज है। जो इंसान अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है और एक दिशा में लगातार लगाता है, वही लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। यही लॉ 23 की असली सीख है कि ताकत फैलाने से नहीं, फोकस करने से बढ़ती है। आइए अब बात करते हैं लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोटियर की। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पावर के आसपास कैसे बिहेव किया जाता है, अथॉरिटी के साथ कैसे स्मार्ट तरीके से काम किया जाता है और कैसे बिना क्लैश के अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाई जा सकती है। ये चैप्टर असल में कोटियर की सोच को समझाता है। कोटियर का मतलब सिर्फ राजा के दरबार का आदमी नहीं होता, बल्कि हर वो इंसान जो पावर के करीब काम करता है। ऑफिस हो, कंपनी हो, पॉलिटिक्स हो या क्रिएटिव फील्ड, हर जगह पावर सेंटर्स होते हैं। ये लॉ बताता है कि उन जगहों पर कैसे चलना है, कैसे बोलना है और कैसे अपनी वैल्यू दिखानी है बिना किसी को इनसिक्योर फील कराए। मेन आइडिया ये है कि पावर के आसपास रॉ टैलेंट या सीधी बात हमेशा काम नहीं करती। वहां सटल्टी, पेशेंस और अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोटियर अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और फिर रिएक्ट करता है। वो जल्दी इंप्रेस करने के चक्कर में ओवर स्मार्ट नहीं बनता और ना ही अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि पावर को चैलेंज करना या उससे compete करना अक्सर डेंजरस होता है। जो लोग अथॉरिटी को डायरेक्टली करेक्ट करते हैं या उनसे ज्यादा चमकने की कोशिश करते हैं, वो खुद को रिस्क में डाल देते हैं। परफेक्ट कोटियर हमेशा बॉस को कंफर्टेबल फील कराता है, उनकी ईगो को हर्ट नहीं करता और उनके गोल्स को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइमिंग का। कोटियर जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर आइडिया हर वक्त शेयर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस भी इंटेलिजेंस का साइन होता है।
जो लोग हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलते हैं, जरूरी नहीं वो सबसे ज्यादा समझदार हों। ये लॉ ये भी क्लियर करता है कि फ्लैटरी और रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है। फेक तरीके से तारीफ करना अक्सर पकड़ा जाता है और ट्रस्ट तोड़ देता है, लेकिन जेन्युइन रिस्पेक्ट, ध्यान से सुनना और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना एक स्ट्रांग इमेज बनाता है। परफेक्ट कोटियर नेचुरल लगता है, चिपकू नहीं। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि कोटियर बनना मतलब फेक होना या अपनी पर्सनालिटी छोड़ देना। असल में ये लॉ फेक बनने को नहीं, बल्कि अवेयर बनने को कहता है। अपनी असली पर्सनालिटी के साथ सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना ही इंटेलिजेंस है। हर जगह सेम तरीके से बिहेव करना मैच्योरिटी नहीं होती। रियल लाइफ में ये आइडियाज वर्क प्लेस में क्लियरली अप्लाई होते हैं। बॉस के सामने अपनी अचीवमेंट सटली दिखाना, क्रेडिट लेने के लिए लड़ाई न करना और प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस लाना, ये सब कोटियर माइंडसेट का पार्ट है। पावर के पास रहकर सर्वाइव करने के लिए इमोशनल कंट्रोल और सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। आखिर में ये चैप्टर ये सिखाता है कि पावर के करीब रहना एक आर्ट है, वॉर नहीं। जो लोग इस आर्ट को समझ लेते हैं वो लंबी रेस जीतते हैं। परफेक्ट कोटियर बनने का मतलब खुद को छोटा बनाना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपनी जगह बनाना है, बिना अननेसेसरी दुश्मनी के और बिना अपनी वैल्यू खोए। आइए अब बात करते हैं लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ की। इस लॉ में यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान को अपनी पहचान को स्थिर और फिक्स मानकर नहीं चलना चाहिए। यहाँ यह बताया जाता है कि जो लोग खुद को एक ही इमेज में बांध लेते हैं, वही समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, और ऐसे में वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो खुद को बदलना सीखता है। इस लॉ का मुख्य विचार यह है कि पहचान कोई जन्म से तय चीज नहीं होती। इंसान अपनी इमेज, अपना बिहेवियर और अपना असर खुद बना सकता है। जो लोग ये मान लेते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वे धीरे धीरे दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को नए हालात के हिसाब से ढालना जानता है, वही असली ताकत हासिल करता है। यहाँ यह भी समझाया गया है कि पावर अक्सर परसेप्शन से आती है, हकीकत से नहीं। लोग किसी को वैसे देखते हैं जैसा वो खुद को दिखाता है। अगर इंसान अपनी इमेज को जानबूझकर डिजाइन करता है, तो वो दूसरों की सोच को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इतिहास में कई ताकतवर लोग अपने असली रूप से अलग इमेज बनाकर सामने आए। इस लॉ में यह साफ किया गया है कि खुद को रिक्रिएट करना मतलब झूठ बोलना नहीं। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को खुला न दिखाना और अपनी ताकतों को सही तरीके से पेश करना। हर स्थिति में वही चेहरा दिखाना जरूरी नहीं होता। समझदारी इसी में है कि हालात के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया जाए। एक आम मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इंसान को हमेशा ऑथेंटिक रहना चाहिए, जैसा वो अंदर से है। लेकिन ये लॉ दिखाता है कि हर समय हर किसी के सामने सब कुछ दिखाना नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग बिना सोचे समझे खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं, वे आसानी से जज किए जाते हैं और कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। ये लॉ ये भी बताता है कि जो इंसान खुद को बदलना सीख लेता है, वो दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकल आता है। जब लोग किसी को एक तय रोल में देखना शुरू कर देते हैं, तब वही इंसान सबसे ज्यादा फंस जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को नए तरीके से पेश करता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं और वहीं से उसका असर बढ़ता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत साफ है। काम की जगह हो, रिश्ते हो या समाज, हर जगह लोग एक इमेज के आधार पर ट्रीट करते हैं। अगर इंसान अपनी इमेज को समझदारी से बनाता है, तो वो ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा आजादी और ज्यादा कंट्रोल पा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार नाटक किया जाए, बल्कि ये कि हर जगह वही रूप दिखाया जाए जो उस समय सबसे सही हो। ये लॉ ये भी सिखाता है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जो लोग पुराने रोल से चिपके रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो इंसान खुद को सीखने वाला, बदलने वाला और ढलने वाला मानता है, वही लंबे समय तक मजबूत रहता है। अंत में ये लॉ बहुत शांत तरीके से ये समझाता है कि ताकत उन्हीं के पास रहती है जो खुद को परिभाषित करते हैं। जो अपनी पहचान दूसरों पर छोड़ देते हैं, वे दूसरों के हाथों में खेलते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को रिक्रिएट करना सीख लेता है, वो हालात से ऊपर उठकर सोच पाता है। यही इस लॉ की असली सीख है कि खुद को बदलने की ताकत ही असली ताकत होती है। यहाँ तक हमने अपना पार्ट 1 पूरा कर लिया है। अब बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में।